तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मूल अधिकार। और मूल अधिकार हम लोग 12 से 18 तक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम लोग 18 के बाद जो आर्टिकल है उसे देखेंगे। आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 को मौलिक अधिकार को रीढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक, हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 है वो 19(1) से लेकर 19(6) तक है। जो आर्टिकल 19(1) है वह है जो हमें आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है। और जो आर्टिकल 2 से 6 है वह उस आजादी पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। जो आर्टिकल 19(1)(a) है वह हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर है तो वह अपना अभिव्यक्ति कर सकता है, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो, चाहे वह बोलकर करे, लिखकर करे, छापकर करे या चित्रकारी के माध्यम से करे, वह अपना अभिव्यक्ति कर सकता है। अभिव्यक्ति का मतलब अपने इमोशन को, अपने थॉट को, अपने विचारों को प्रस्तुत करना। ठीक। आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत शांति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, विचार प्रसारित एवं प्रसारित करने का अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक। और जबकि वही आर्टिकल 19(2) है वह आर्टिकल 19(1)(a) पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। तो इस पे कब प्रतिबंध लगाया जाएगा? जब भारत की संप्रभुता, अखंडता की बात आ जाता है। ठीक। आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन आप कोई ऐसा बात बोलते हैं जो भारत की एकता को प्रभावित करता है, तो वह उस बात पे, उस आपके अभिव्यक्ति पे रोक लगा दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राज्यों के संबंध के आधार पर, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि एवं अपराध प्रेरणा के आधार पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें कुछ भी बोलने का आजादी है। अगर हम कोई ऐसा बात बोलते हैं जिससे लोक व्यवस्था भंग होता है, लोक व्यवस्था का मतलब दंगा फैल जाता है या कानून व्यवस्था खराब होता है, तो वैसी स्थिति में आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वैसे में आपको आजादी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो जो आर्टिकल 19(2) है उसके द्वारा आर्टिकल 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। अब है आर्टिकल 19(1)(b). बी में है सम्मेलन एवं सभा करने का अधिकार। आप सम्मेलन या सभा शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, या निराशस्त्र मतलब कि बिना शस्त्र के सम्मेलन या सभा कर सकते हैं, और प्रदर्शन या विरोध कर सकते हैं। लेकिन जो हड़ताल है वह प्रदर्शन या विरोध का अधिकार में नहीं आता है। ठीक। तो विरोध आपका करने का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। आप सरकार का विरोध कीजिए, किसी राज्य का विरोध कीजिए, किसी पदाधिकारी का विरोध कीजिए, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक। और जुलूस जो है वह भी सम्मेलन एवं सभा में आता है, यानी कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, यह आपका अधिकार है। याद रहे, जुलूस भी शांतिपूर्ण एवं निराशस्त्र हो। ठीक। और जो बी है उस पर आर्टिकल 19(3) के तहत युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है। तो कब प्रतिबंध लगाया जाता है? लोक व्यवस्था के आधार पर, राष्ट्र की एकता अखंडता के आधार पर। ठीक है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 1(c). इसमें क्या है? समूह तथा संघ बनाने का अधिकार। समूह मतलब कंपनी कोई है, कोई राजनीतिक दल है, कोई दबाव समूह है, कोई सहकारी समिति है। ठीक। सहकारी समिति को 9th अमेंडमेंट द्वारा इसमें शामिल किया गया था। यह सभी क्या है? समूह या संघ है। ठीक। और आर्टिकल 19(1)(c) पर आर्टिकल 19(4) के तहत युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें क्या क्या आधार दिए हुए हैं? एकता एवं अखंडता के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर। तो आपको यह तीनों के आधार पर आपको समूह एवं संघ बनाने के लिए रोका जा सकता है। जैसे कि आपको राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, और आप कोई ऐसा राजनीतिक दल बनाते हैं जो राष्ट्र की एकता अखंडता को भंग करता है। आप पाकिस्तान में शामिल होने की बात करते हैं, आप चाइना में शामिल होने की बात करते हैं, आप इस देश में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो उस आधार पर आपके पार्टी को, आपकी कंपनी को निष्कासित किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)(d). इसमें कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है। भ्रमण का मतलब कहीं भी घूम सकते हैं आप, आपको फ्री है, आजादी है। और आर्टिकल 19(1)(e) में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। अब भारत के किसी भी कोना में कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(e) यानी कि डी और ई पर आर्टिकल 19(5) के द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें क्या क्या आधार है? इसमें है समान जनता के हित में या जनजाति क्षेत्र में आपको कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है, बसने का अधिकार है। लेकिन कहीं आप ऐसा जगह जा रहे हैं जहां पे समान जनता का हित बाधित हो रहा है, या कोई ऐसा जगह जा रहे हैं जहां पे जनजातीय क्षेत्र है, जहां पे जाने के लिए या घूमने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसे क्षेत्रों में जाने से रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)(f). इसमें संपत्ति का अधिकार था,
अब यह नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया है। आपको हम पीछे बता चुके हैं कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या है, कि विधिक अधिकार का हनन होता है तो आपको सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाना होगा, ठीक। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)(g। इसमें है आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति, कोई आजीविका, आपको कुछ भी बिजनेस करने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 19(6) के तहत इस पे भी युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। पहला है विशेषज्ञता के आधार पर, जैसे कि कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन आप डॉक्टर का व्यवसाय नहीं कर सकते, आपको उसके लिए डिग्री चाहिए। क्योंकि आप जब बिना जाने, बिना विशेषज्ञ हुए आप अगर डॉक्टरी करते हैं तो आप कई लोगों को जान ले लेंगे, तो आपको विशेषज्ञता के आधार पर रोका जा सकता है। कोई बिजनेस पे राज्य का एक अधिकार हो, जैसे रेलवे भारत सरकार का एक अधिकार है। आप नहीं कहें कि हम रेलवे स्टेशन खोलेंगे, हम रेलवे खोलेंगे, नहीं बिजनेस कर सकते रेलवे में, क्योंकि उस पर राज्य का एक अधिकार है समान जनता के हित में, ठीक। आप कहेंगे हम बम बनाने का कारखाना खोलेंगे, बारूद बनाने का कारखाना खोलेंगे, तो आपको रोक लगा सकता है, क्योंकि इससे समान जनता का हित बाधित होता है। तो आर्टिकल 19(6) के तहत आर्टिकल 19(1)(g) पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं युक्त प्रतिबंध का सिद्धांत है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि मूल अधिकार प्रतिबंधों के अधीन है, यानी कि सरकार उस पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन न्यायपालिका द्वारा यह जांच किया जाएगा कि जो प्रतिबंध लगाया गया है वह सही है या नहीं। यानी कि न्यायपालिका उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और यह देखेगा कि जो प्रतिबंध लगाया है वह तार्किक व युक्तियुक्त है या नहीं। अगर वह तार्किक है, युक्तियुक्त है, तब तो न्यायपालिका उसके विरुद्ध कोई भी जजमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई सरकार ऐसा प्रतिबंध लगाता है जो तार्किक नहीं है और न ही युक्तियुक्त है, उस कानून को वह रद्द कर सकता है। जैसे कि आप हाल ही देखिए, कोरोना काल आया, लोगों को घर में पैक कर दिया गया, बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए मना ही कर दिया गया। क्यों? जबकि यह हमारे मूल अधिकार के खिलाफ है। हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं बसने का अधिकार है, लेकिन इस पर रोक लगा दिया गया। यह जो प्रतिबंध था कोरोना से बचने के लिए, वह जरूरी था। मास्क पहनना जरूरी था, घर से बाहर नहीं निकलना जरूरी था, तो यह सभी पर रोक लगाया गया। तो मूल अधिकार पर प्रतिबंध सरकार लगा सकता है, बशर्ते वह तार्किक हो, ठीक है। और तार्किकता का निर्धारण दो तरह से होता है। पहला, वह तथ्यात्मक होना चाहिए, जो स्वतंत्रता का विनाश न करे, यानी कि प्रतिबंध ऐसा जो आजादी को विनाश न करे। दूसरा है प्रक्रियात्मक, यानी कि अगर आप किसी पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, किसी व्यक्ति पे या किसी कंपनी पे या किसी समूह पे, तो उस व्यक्ति का अपना पक्ष रखने का अधिकार है। वह अपना पक्ष रखेगा, अपनी बात को न्यायालय में रखेगा, ठीक, और प्रक्रिया के तहत उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में है अपराध में दोष सिद्धि का संरक्षण। यह जो आर्टिकल 20 है वो राज के मनमानेपन से संरक्षण करता है, यानी कि राज है जो विधि के उल्लंघन बिना किसी व्यक्ति को, किसी समूह को दंडित नहीं कर सकता, यानी कि विधि के द्वारा ही वह दंडित कर सकता है। तो जो आर्टिकल 20(1) है उसमें है बिना विधि के सजा नहीं, यानी कि राज बिना विधि के सजा नहीं देगा। दूसरा है आपराधिक मामले में पूर्व के तिथि से कोई भी विधि लागू नहीं होगा, यानी कि अगर आप आज अपराध किए हैं तो इस वक्त जो कानून में लिखा हुआ है वही कानून आप पे लागू होगा। ऐसा ना कि आप चोरी किए और चोरी करने का सजा मान लिया जाए कि 1 साल, और कल होकर कानून बदल दिया जाए कि चोरी करने का सजा 5 साल कर दिया गया है। तो आपको जो कानून लागू होगा, आप पर जो विधि लागू होगा वो आज का होगा, क्योंकि आपने आज चोरी किया है। तो कोई भी आपराधिक मामला हो उस पे उस वक्त के तिथि का कानून लागू होता है। हाँ, जो वित्तीय मामले हैं उसमें पूर्व विधि से कानून लागू होते हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह क्या होता है वो पूर्व विधि से लागू हो सकता है। लेकिन जो अपराधी मामले हैं, जो क्रिमिनल मामले हैं, उस पर पूर्व विधि से लागू नहीं होता है। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा। आप बहुत सारे मूवी में देखे होंगे, जो विलेन होता है वह अपने झूठ मूठ का, मौत का साजिश रचकर वह उसे न्यायालय में सजा दिला देता है। जब सजा काटकर हीरो आता है तो वह देखता है कि विलेन अभी जिंदा है, तो यानी कि मूवी में अगर उसे मार भी दे तो कोर्ट है जो उसको सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि वह पहले ही उस अपराध के लिए सजा काट चुका है, इसलिए उसे दोहरे दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक सजा के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। इसमें एक गौर करने वाली बात है कि जो विभागीय कार्रवाई है और न्यायिक कार्रवाई, यह दोनों एक नहीं है। यह दोनों सजा को दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर मान लें कि आप डीएम हैं
आपको भ्रष्टाचार करते हैं तो आपको विभागीय कार्रवाई करके क्या किया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या है, विभागीय कार्रवाई है। जिस विभाग में आप काम कर रहे थे उस विभाग ने आपको कार्रवाई किया, और जो आप भ्रष्टाचार किए हैं करोड़ों रुपए अरबों रुपए का, तो उस पर भी सजा कौन देगा, न्यायपालिका देगा। 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, या जो भी सजा दे वह दे सकता है। तो जो विभागीय कार्रवाई तथा न्यायिक कार्रवाई है वो दोनों एक नहीं है। तीसरा है, अपने विरुद्ध गवाही देने का लिए पुलिस है या सरकार है जो बाध्य नहीं कर सकता है। यानी क्या है, कोई आप अपराध करते हैं तो आपको खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिया सकता है। हाँ, आपको डराकर धमकाकर सबूत ढूंढने के लिए आपसे बात निकाल ले, कहाँ चोरी किए हो, कौन कौन मिलकर चोरी किए हो, ठीक। तो क्या है, वो सबूत इकट्ठा कर कर जो पुलिस है वो न्यायपालिका में देगा, न्यायालय में देगा, और ठीक, और उसके आधार पर आपको सजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी को हम लोग जीवन का अधिकार कहते हैं। इसमें है कि राज किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि राज किसी को जीवन का अधिकार समाप्त नहीं करेगा। सरकार किसी को मौत या किसी को जीवन तभी समाप्त कर सकता है जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हो। ऐसा नहीं कि मर्डर किया और सरकार क्या करे, बीच रोड पर उसको जान मार दे, बीच रोड पर ही सबके सामने फांसी लटका दे। ऐसा नहीं, एक प्रक्रिया है कि पहले कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगा। हाँ, ऐसा कर सकता सरकार, कुछ तेजी से सुनवाई करे तो सुनवाई होगा, उसके बाद उसे फांसी दिया जाएगा। यानी कि एक प्रक्रिया के तहत ही उसे सजा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार में बहुत सारी बातों को शामिल किया है। एक कहानी आपको बताते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगा दिया गया था। जो मेनका गांधी थी वह विदेश में जाना चाहते थे, मतलब बाहर घूमने जाना चाहते थे। तो मेनका गांधी के पासपोर्ट को सरकार है जब्त कर लिया, ठीक। यानी कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसने जब्त कर लिया। तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये हमारे जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि अगर हम जीवन गरिमामय नहीं जिएंगे, अपने अनुसार नहीं जिएंगे, तो वह जीवन किस काम का। जीवन का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन जीवन का अधिकार का मतलब क्या, सिर्फ खाना पीना कि गरिमामय जीवन से है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब गरिमामय जीवन से है, यानी कि वह अपने अनुसार जिंदगी जी सकता है। और इसी के तहत मेनका गांधी को विदेश जाने का अधिकार दिया गया, और जीवन के अधिकार में विदेश जाने का अधिकार को शामिल कर लिया गया कि आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप कानून के तहत पासपोर्ट बनाते हैं, वीजा बनाते हैं, तो आप विदेश घूम सकते हैं, क्योंकि सरकार उसे अलाउ किया है, सरकार ने पासपोर्ट दिया है, सरकार ने वीजा दिया है, ठीक। तो आप घूम सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विधि को न्यायपालिका द्वारा चेक किया जाएगा, और विधि ऐसा हो जो न्यायपूर्ण हो, जो तार्किक हो, और जो पक्षपात रहित हो, यानी कि किसी का पक्ष न ले। और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को विस्तार करते हुए उसमें विदेश जाने का अधिकार को शामिल किया। किसी व्यक्ति को विधिक सहायता पाने का अधिकार है। जब देखते हैं, जब आपका सुनवाई चलता है तो आपके पास अगर प्राइवेट वकील, अपना वकील नहीं है, तो आपको एक सरकारी वकील दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको विधिक सहायता पाने का अधिकार है, चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार है। इसी के तहत तो बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह खुले हुए हैं। ध्वनि प्रदूषण के विरोध करने का अधिकार है। इसी के तहत रात के 10 बजे के बाद डीजे को बंद करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि आप रात के 10 बजे के बाद तेज साउंड में डीजे नहीं बजा सकते हैं। आप हल्का साउंड में बजाइए, शादी ब्याह है जो भी है, आप हल्का साउंड में बजाइए। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, बहुत मेंस का सबसे बड़ा चैप्टर है निजता का अधिकार। तो हमें निजता का मतलब कि हम अपने जिंदगी को हम अपने तरीका से जी सकते हैं। कुछ जिंदगी के जो निजी जीवन है उसे हम निजी रख सकते हैं, यानी कि हमको निजता का अधिकार है। हमें सोने का अधिकार है, हमें जीवन साथी चुनने का अधिकार है, हम किसी शादी करेंगे नहीं करेंगे, ये मेरा अधिकार है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सभी को जीवन के अधिकार में शामिल किया और कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब गरिमामय जीवन जीने से है, अपने तरह से जीने से है, ठीक है। और 9 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 21 में गरिमामय मृत्यु को भी जोड़ दिया गया। तो उसे याद रखें, ये हाल ही जुटा है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, और जो आर्टिकल 21A है इसे 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यह प्रावधान पहले नीति निर्देशक तत्व में था। इसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसी के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के माध्यम से यह अधिकार को सुनिश्चित किया गया। यानी कि भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त व जरूरी शिक्षा सरकार देगा। तो इसी के तहत सरकार है जो बहुत सारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल खोले हुए हैं। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 22 है, इसमें गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण है। आर्टिकल 22(1) है
उसमें कहा गया है कि कोई भी सरकार या पुलिस मनमानी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसको कारण बताया जाना जरूरी है। इसलिए आप मूवी में देखते होंगे कि अगर कोई हीरो है वो आता है और किसी विलेन को जब गिरफ्तार करने लगता है तो बोलता है कि तुम्हारे पास वारंट है। वारंट मतलब तुम्हारे पास कारण है क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो मनमानी तरह से कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ठीक। उसके लिए कारण बताना जरूरी है। साथ ही इसमें दिया हुआ है कि मनपसंद अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार है। और आर्टिकल 22(2) में है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करता है तो आपको 24 घंटा के अंदर जो नजदीकी जो न्यायपालिका है वहां पे आपको प्रस्तुत करा दिया जाएगा। जो 24 घंटा है उसमें जो रोड से जाने का जो समय है उसको उसे नहीं जोड़ा जाता है। और जो आर्टिकल 22(3) है उसमें अपवाद दिया गया है। अपवाद क्या है? निवारक निरोध तथा विदेशी शत्रु को यह ऊपर वाला जो अधिकार है वह प्राप्त नहीं है। और निवारक निरोध के लिए आर्टिकल 22(4) से 7) में प्रावधान किया गया है। इसमें क्या क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध किया जाता है तो उसे कारण बताया जाना जरूरी है, लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। कब बताया जाएगा इसका समय सीमा नहीं है। अब आपको लग रहा है कि निवारक निरोध है क्या? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कोई अपराध करता है उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निरोध किया जाता है, निवारक निरोध कानून के तहत पकड़ा जाता है, तो कब किया जाता है? जब किसी प्रशासन को लगे कि ये इस व्यक्ति अब अपराध करने वाला है या इसके चलते अपराध है जो होगा, दंगा होगा, तो ऐसे व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार है जो अपराध के बाद किया जाता है और जो निरोध है वह अपराध के पहले किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है निवारक निरोध के तहत 3 माह से अत्यधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और अगर 3 महीना से अत्यधिक गिरफ्तार रखना है तो उसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित होंगे। और इसमें जो चौथा लिखा हुआ है कि संसद विधि निर्माण द्वारा निवारक निरोध कानून के तहत सजा निर्धारित कर सकता है। इसी के तहत बहुत सारे एक्ट आए थे। एक मीसा एक्ट है जो इमरजेंसी के वक्त बहुत फेमस हुआ था। मीसा एक्ट के तहत बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं या विपक्ष के जो नेता हैं या स्टूडेंट नेता हैं उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें लालू प्रसाद जी भी इसी में गिरफ्तार हुए थे। और जब गिरफ्तार हुए थे तो उसी वक्त उनका एक बेटी जन्म लिया था और इसी एक्ट के नाम पर उसने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया। इसके तहत रासुका, टाडा, पोटा बहुत सारे एक्ट आए हैं। और इसी के तहत जो अभी वर्तमान में चल रहा है वह है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम 2008 जो अभी वर्तमान में लागू है। अगर किसी प्रशासन को लगता है कि आपके द्वारा अपराध किया जाएगा फ्यूचर में तो आपको पहले ही इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निवारक निरोध कानून की कुछ आलोचना भी होती है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। यह कानून है जो अत्यधिक कठोर है और इसका दुरुपयोग की संभावना है। इमरजेंसी के वक्त इसका दुरुपयोग किया गया था। जो बहुत सारे विपक्षी दल के नेता थे, जनता पार्टी के जो नेता थे या जो स्टूडेंट था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो निवारक कानून है एक अनिवार्य बुराई है। संविधान में यह बुराई अनिवार्य है, जरूरी है देश के लिए, क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी देश को तोड़ने वाली बात कर रहा है या लग रहा है कि वह राष्ट्र की एकता अखंडता को हानि करेगा तो ऐसे व्यक्तियों को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। आर्टिकल 23(1) के तहत बलात्श्रम, बेगारी, मानव व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया गया है। बलात्श्रम मतलब बलपूर्वक काम कराना, बेगारी मतलब बिना पैसा दिए हुए उससे काम कराना, और मानव व्यापार का मतलब कि मानव को खरीद बिक्री करना। तो इसमें आर्टिकल 23(1) द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। आर्टिकल 23(2) में कुछ अपवाद है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित कर सकता है। यानी कि देश में अगर इमरजेंसी लगा हो या देश में युद्ध चल रहा हो तो सकता है उस वक्त राज है जो जरूरी कर दे कि जो 18 साल से 24 साल या 25 साल का जो व्यक्ति है उसे जरूरी से जरूरी आर्मी में सेवा देना होगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या कर सकता है? राज है जो नागरिकों पर आरोपित कर सकता है। जो आर्टिकल 24 है वह बाल श्रम को प्रतिषेध करता है। मतलब कि जो छोटे बालक होते हैं उसको आप खनन में, उद्योग में या कोई खतरनाक काम में आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ कि 14 वर्ष से कम बच्चों को खनन, उद्योग एवं खतरनाक कार्य में काम नहीं करा सकते हैं। और इसी के तहत बाल आयोग एवं बाल पुनर्वास कोष का गठन किया गया। यानी कि छोटे बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं
उसके लिए एक कोष का गठन किया गया, पैसे की व्यवस्था किया गया, वित्त व्यवस्था किया गया। इसी के तहत बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, जो कि एक विधिक अधिकार है। इसमें 14 एवं 18 वर्ष के बच्चे भी सम्मिलित हैं। यानी कि अगर आप 18 साल से कम के बच्चों को अगर आप कार्य कराते हैं, कोई खतरनाक कार्य कराते हैं, तो आपको सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि आपको सजा मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ छूट दिया गया है, आप घरेलू काम करा सकते हैं, घरेलू काम है जो इसमें नहीं आता है, बाल श्रम में नहीं आता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आर्टिकल 24 से आगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तब तक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।